हाँ भाई, कल कहाँ तक पढ़ लिया था? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे, तो उसमें हमने कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे थे। तो एलिमेंटल फॉर्म में जो था वो 0 था, एलओए की फॉर्म में भी 0 था। फिर हमने फर्स्ट ग्रुप का पढ़ा था, तो कितना आता है? +1। और सेकंड ग्रुप का +2। उसके बाद कुछ और पढ़ा था? नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब फ्लोरीन जब भी किसी कंपाउंड में होगा तो फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं है, तो उस पे हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव में भी कितना आएगा? -1, -2, -3। सिंपल सी चीज है कि फ्लोरीन की एक बैलेंसी होती है, एक बॉन्ड बनाता है, तो जब भी वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उस पर कितना आएगा? -1। तो फ्लोरीन जब भी किसी कंपाउंड में होगा तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो भी नंबर होगा कौन सा होगा? 5th होगा। तो इसमें लिखिए फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड्स। इन इट्स कंपाउंड्स कि फ्लोरीन के जो भी कंपाउंड होंगे उसमें फ्लोरीन का -1 होगा। तो सिंपल सा है, जैसे एग्जांपल देखें NaF सोडियम फ्लोराइड, तो इसमें सोडियम कितना होगा? +1, तो फ्लोरीन कितना होगा? -1, है ना। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, कैल्शियम कितना? +2, तो फ्लोरीन कितना? -1। ठीक है। फ्लोरीन के कुछ ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे OF2, तो ये भी एक कंपाउंड है, इसमें फ्लोरीन क्या होगा? -1। इसमें फ्लोरीन होगा -1, तो ऑक्सीजन बताओगे कितना है? +2। ऑक्सीजन कितना आएगा? +2 आ जाएगा। एक और कंपाउंड बनता है सही, O2F2। अब इसमें भी फ्लोरीन क्या होगा? -1। फ्लोरीन -1 है तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? +1। तो फ्लोरीन के जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब में फ्लोरीन क्या आएगा? -1। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, ये सब है। लिख लो ये एग्जांपल्स। नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जो भी नंबर होगा 6th होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कि हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? हाइड्रोजन भी कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है ना। तो हाइड्रोजन में क्या हो सकता है देखते हैं। हाइड्रोजन के दो केस बनते हैं। उसमें पहला केस ये बनता है कि अगर हाइड्रोजन विद नॉन मेटल हुआ, नॉन मेटल का मतलब नेगेटिव। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हुआ तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कौन से होंगे? पी ब्लॉक वाले होंगे। तो उस केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इस केस में अगर ऐसा आता है हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? फिर उस केस में +1 आएगा। ऐसे खूब सारे एग्जांपल हम पहले भी लिख चुके हैं कि जैसे आपने H2O लिखा, अब H2O में हाइड्रोजन कितना होगा? +1, तो ऑक्सीजन कितना होता है? -2। आपने H2S लिखा, इसमें भी हाइड्रोजन किसके साथ है? नॉन मेटल के साथ, तो नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन कितना होगा? -1। सल्फर कितना होगा? -2। आपने लिख दिया HCl, इसमें भी हाइड्रोजन किसके साथ है? नॉन मेटल। नॉन मेटल तो ये कितना? -1, तो हाइड्रोजन कितना? +1। आपने अभी अभी एक और लिखा था H2SO4, H2SO4 में किसके साथ है? नॉन मेटल, तो ये वाला हाइड्रोजन भी कितना होगा? +1 होगा। ठीक है। खूब सारे एग्जाम्पल ऐसे, तो जिसमें अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा तो कितना होगा? +1। बट अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ हुआ, इसका सेकंड केस ये भी बन सकता है कि अगर हाइड्रोजन विद मेटल हुआ। अब अगर विद मेटल हुआ तो मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ हुआ तो उस केस में मेटल पे तो आएगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। बट नेगेटिव में फिर क्या आएगा? -1 ही तो आएगा। तो हाइड्रोजन का दूसरा जो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो क्या है? -1। ये पॉसिबल है कैसे? अगर आपने ये ले लिया NaH, तब इसमें सोडियम तो कितना होगा? +1, तो हाइड्रोजन क्या होगा? -1 होगा। H- इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, और इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। ये इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कंपाउंड, सोडियम हाइड्राइड। और एक और फेमस ऐसा कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्राइड, इसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, है ना।
हाँ कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथ, तो इसमें कैल्शियम कितना है +2, तो हाइड्रोजन कितना होगा माइनस। तो हाइड्रोजन की दो ही पॉसिबिलिटी है क्या, आइदर +1 और माइनस। +1 ऐसे याद रख लो कब होगा, जब पी ब्लॉक के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ होगा, और बाकी केसेज में जब ये हाइड्राइड बनाएगा किसी मेटल के साथ होगा तो कितना आएगा माइनस। क्या चीज, हाइड्रोजन का एडिशन भी तो, हाँ तो इसलिए तो अपन, मैंने बोला था ना कि वो एक पुराना मेथड था जिससे अपन सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन जनरली जब अपन लिखते हैं कि हाइड्रोजन एज ए H+ ऐड होता है तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन इस केस में फिर अगर आपने ये लिया NaH, तो अब इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है Na, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है H। तो यहाँ पे फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव या उससे देख ना, इसलिए तो मैंने बोला था कि वो एक पुराना मेथड था जिससे हम नहीं देख सकते सबको ना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली एक पुरानी कॉन्सेप्ट था। अभी हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन। अब H- बनेगा तो H क्या होगा, रिड्यूस, तो इसका दूसरे वाला क्या होगा फिर ऑक्सीडाइज। ठीक है, लिख लिया ये वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट अपने लिए, वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, देखते हैं कि फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आएगा उस केस में तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो वो केस हमने देख लिया कि ऑक्सीजन इस केस में कितना आ गया +2, और इस केस में कितना आ गया +1। अब इसके अलावा कहीं भी ऑक्सीजन आता है तो क्या पॉजिटिव पॉसिबल है, नहीं है, वो फिर उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव में ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ऑक्सीजन के काफी टाइप 3 टाइप के कंपाउंड आपने पढ़े होंगे ना, ऑक्साइड भी है, प्रोक्साइड भी है, सुपर ऑक्साइड भी है। तो वो अलग अलग आयन है, उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीजन का क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है, जो सबसे कॉमन अपने को ऑक्सीजन के कंपाउंड मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन क्या होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। अब इसमें एक आयन पे चार्ज -2 है, तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इसका क्या आएगा, -2 आएगा। अब ऑक्साइड के खूब सारे एग्जांपल जानते हैं हम, कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें Mg कितना है +2, तो ऑक्सीजन कितना होगा -2। आपने सोडियम ऑक्साइड लिखा Na2O, इसमें सोडियम कितना है +1, तो ऑक्सीजन कितना होगा -2। आपने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा -2, ऑक्सीजन -2 होगा तो कार्बन कितना हो जाएगा +2। खूब सारे ऑक्साइड ऐसे हमने लिखे हैं। आपने ये लिख दिया CO2, ये भी तो एक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा -2, तो इसमें कार्बन कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड होते हैं, खूब सारे ऑक्साइड है इस तरीके से हमने लिखे हैं। तो ऑक्साइड में जो आता है वो ऑक्सीजन कितना आता है -2 आता है। अब इसका जो दूसरा टाइप के कंपाउंड आते हैं वो कौन से आते हैं, प्रोक्साइड। अब प्रोक्साइड आयन क्या होता है, O2 -2। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो दो ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना है -2। अब 2 पे -2 है तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो कितना लिखोगे,
इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है -1। प्रोक्साइड आयन क्या होता है, या आपने इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे जिसमें आप बोलते हो प्रॉक्सी लिंकेज, प्रोक्साइड लिंकेज। अब प्रॉक्सी लिंकेज या प्रॉक्सी बॉन्ड कौन सा होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब भी ऐसा कुछ मिले तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, प्रॉक्साइड। इसको हम बोल देते हैं प्रॉक्साइड लिंकेज बोल देते हैं। अब ये वाले जो ऑक्सीजन होते हैं ये क्या होते हैं, -1 में आते हैं। ये कौन सी स्टेट में आएंगे, -1 में। अब जैसे इसका बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल है, जैसे आप लिखा होगा ना H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अब इसमें हाइड्रोजन क्या है +1, तो इसमें ऑक्सीजन क्या आएगा -1। अब एस ब्लॉक में कौन बनाता है प्रोक्साइड, सोडियम बनाता है, लिथियम प्रोक्साइड नहीं बनाता, इस ब्लॉक में पढ़ा होगा आपने। तो ये है Na2O2। अब Na2O2 है तो Na तो कितना है +1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा -1। ऐसे ही एक ये लिखता हूं BaO2। अब बताओ ये ऑक्सीजन क्या है, बेरियम तो क्या आएगा +2, बेरियम +2 है तो ये हो गया O2 -2। तो ये प्रोक्साइड है या ऑक्साइड है, प्रोक्साइड है, तो ये वाला ऑक्सीजन क्या आएगा -1, ये आ जाएगा। और तीसरी इसकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन के जो तीसरे टाइप के कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है O2-। अब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना है -1 है। अब -1 है तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा -12। और इसका एक सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, एस ब्लॉक में पढ़ा होगा ना, सबमरीन में काम में आता है ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब इसमें अगर हम लिखेंगे तो इसमें पोटेशियम तो क्या आ गया +1। अब पोटेशियम +1 आ गया तो ये क्या हो गया O2-। O2- मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा -12, ये आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के 3 पॉसिबल जो है अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या पॉसिबल है, यहाँ पे -2, -1 एंड -12। अगर फ्लोरीन के साथ है तो क्या होगा +1 और +2 भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो हमें कहीं ऐसा ऑक्सीजन मिला तो हमें कैसे पता चलेगा देखकर कि वो ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया H2SO4, कल हमने इस एग्जांपल को किया था, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन तो ले लिया था +1 और ऑक्सीजन कितना लिया था -2। अब हमें कैसे देखकर पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, हमें कोई डिफरेंस थोड़ी नजर आता है कि ये ऑक्सीजन है, ये प्रोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है या ऑक्साइड है। मान लो मैंने एक और लिख दिया चलो H3PO4। अब इसमें आपको देखकर कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है, कोई देखने का मेथड है इसका। इसका हम फॉर्मूला देखकर नहीं बता सकते कि ये ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि ये क्या है, ऑक्साइड है, प्रोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। फिर हमें स्ट्रक्चर पे ही जाना पड़ेगा। अब कल हमने इसको ऑक्सीजन -2 ले लिया था, वो क्यों ले लिया था, बस मैंने इसको जनरली जो हमें ऑक्सीजन के कंपाउंड मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, ऑक्साइड मिलते हैं, मैंने वो ले लिया, उससे आंसर सही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जब ये आंसर नहीं आएगा सही, तब हमें पता चलेगा कि ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, ये कोई प्रोक्साइड जैसा है कुछ। फिर हम देखेंगे कैसे पता चलेगा हमें। तो ये है, लिख लीजिए ऑक्सीजन।
तो जब भी मान लो ऑक्सीजन का केस आए ना, तो हम ट्राई ये करते हैं कि पहले हम क्या करने, किसी दूसरे का देख लें, बाद में किसका देख लें, ऑक्सीजन वाले का। अब हमने एस ब्लॉक देख लिया पीरियोडिक टेबल में कि एस ब्लॉक में दो पॉसिबिलिटी है, +1 एंड +2, है ना। डी और एफ ब्लॉक हम देखते ही नहीं है, उसके ज्यादा कंपाउंड हमें मिलते नहीं है। अब उसके बाद बचता है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में दो एलिमेंट हमने स्पेशली पढ़ लिए, कौन कौन से, एक फ्लोरीन पढ़ लिया और एक ऑक्सीजन पढ़ लिया। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लगभग कंपाउंड में हमें मिलता है। लेकिन जो पी ब्लॉक के दूसरे एलिमेंट है ना, उनमें भी काफी लॉजिकल है, हम उनका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनका एक आइडिया ले सकते हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा। कैसे डिसाइड करते हैं वो, जैसे हम हेलोजन फैमिली की बात करते हैं, उससे एग्जांपल से बताता हूं कि हेलोजन फैमिली आपने ली, हेलोजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 7, उसका कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। अब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जैसे क्लोरीन की ही बात करते हैं, तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा, -1, फिर कितना हो जाएगा, -1, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो जाएगा, -1। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 7 बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपने पढ़े भी हैं, मैं यहाँ बनाऊंगा स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरीन के कितने बॉन्ड हैं, 7। अगर क्लोरीन के 7 बॉन्ड बन सकते हैं, तो उस पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, +7। मैक्सिमम कितना हो सकता है, +7, और मिनिमम कितना हो सकता है, -1। ऐसे ही अगर मान लो आप ऑक्सीजन फैमिली की बात करोगे, तो ऑक्सीजन फैमिली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो अब बताओ उसमें क्या हो सकता है, या तो -2 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6। बाकी इसकी रेंज के बीच में कुछ ऐसा रह सकता है। तो ये अपन मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं, एक रेंज हमें पता चल जाती है। तो अगर हमें पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं, तो हम उसको एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि इस रेंज में होंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पी ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं कि पी ब्लॉक में क्या सिनेरियो होगा। लेट्स से कि अगर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए, वो कितने हैं, n, तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो क्या रेंज आएगी बताओगे, n-A2 प्लस n-A2 प्लस n। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि जैसे लेट से आपने लिया नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली ली तो उसमें वैलेंस 5, अब उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं, तो लेट मतलब इसका n की वैल्यू क्या है, 5। अब n की वैल्यू 5 है, तो बताओ इसकी क्या रेंज होगी, 5 - 8 2 प्लस n, यानी कि +5, ये कितना हो जाएगा, -3 टू +5, ये रेंज हो जाएगी नाइट्रोजन फैमिली की। अब हमें अगर रेंज पता चल गई, अगर ये इस रेंज से बाहर कहीं नाइट्रोजन फैमिली का कोई कंपाउंड बनता है, तो इसका मतलब वो हमने जो कैलकुलेशन की वो सही नहीं है। अगर मान लो कहीं नाइट्रोजन आपको +6 में दिखे या फॉस्फोरस आपको +6 में दिखे, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक रेंज पता चल जाती है कि इसी रेंज में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो अगर मान लो इसी में एग्जांपल लिखूं, जैसे कल भी हमने लिखा था कि NH3, अब NH3 में नाइट्रोजन बताओ कौन सी स्टेट में होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, +1। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, +1 है, तो नाइट्रोजन क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी का ही दूसरा एक एग्जांपल हमने लिखा था NO3-, ये भी तो है। अब इसमें ऑक्सीजन कितना, +2 होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या आया था, +5। अब बाकी नाइट्रोजन भी हो सकता है, जैसे आपने नाइट्रोजन लिखा, NO लिखा, अब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, -2, तो नाइट्रोजन क्या होगा, +2 हो जाएगा। आपने लिख दिया NO2, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, -2 हो गया, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, +4 होएगा। नाइट्रोजन +3 भी है, +4 भी है, 5 भी है, तो इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगा, कितना, -3 टू +5, इसी रेंज में आएगा। इस रेंज के बियॉन्ड नाइट्रोजन नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद लेट्स से अपन ऑक्सीजन फैमिली लिखें, तो बताओ क्या होगा, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अब ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब n की वैल्यू 6 हो गई, तो इसकी रेंज कितनी हो गई, -2 टू +6, -2 टू +6। बट ऑक्सीजन फैमिली के एक एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं होगा, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं होगा ना, इसलिए तो अपन ने ऑक्सीजन पहले से पढ़ लिया, तो ये अदर देन ऑक्सीजन। क्योंकि आप खुद ही सोचो, क्या ऑक्सीजन +6 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। और ये क्यों नहीं है, ये आपको पता भी होगा, ऐसा क्यों नहीं है, नहीं नहीं, ऑक्सीजन में आपको पता है ना, ये सेकंड ग्रुप के सेकंड पेड के जो एलिमेंट्स हैं, अब उसमें इलेक्ट्रॉन डी नहीं है, 2D नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बना सकता, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है ना।
तो ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि इसमें 2D एब्सेंट है। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन बात करते हैं सल्फर की, तो इस सल्फर की रेंज क्या आएगी, -2 to +6। जैसे मान लो आपने सल्फर का एक कंपाउंड ले लिया H2S, अब इसमें सल्फर हाइड्रोजन तो आएगा +1 और सल्फर क्या आएगा -2 आ जाएगा। आपने सल्फर का एक कंपाउंड ले लिया SO2, इसमें सल्फर क्या आएगा +4 आ जाएगा। आपने सल्फर का कंपाउंड लिया H2SO4, इसमें सल्फर क्या आएगा +6। अब सल्फर +6 से ज्यादा कोई कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कहीं कैलकुलेट किया +6 से ज्यादा आ गया, मतलब आप उसको रीचेक करो, वो कुछ और होगा। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं, हेलोजन फैमिली। बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी क्या रेंज होगी। हेलोजन फैमिली में n की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी रेंज आएगी -1 to +। अब -1 to +7 होगा, बट ये एक के लिए वैलिड नहीं है, फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का तो क्या पॉसिबल है -1, +7 तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है फ्लोरीन का ना। तो ये सब वैलिड है किसके लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के लिए। क्या क्लोरीन का कंपाउंड -1 में बताओगे, HCl, ये कितना है -1। 0 में तो जानते ही हो, Cl2 में क्लोरीन क्या है 0। फिर आपने एक ये ऐसे एसिड पढ़े होंगे ना, HCl, HClO2, HClO3 और HClO4, ये पढ़े हैं। अब इनमें क्लोरीन कौन सी स्टेट में है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, तो इसमें क्लोरीन क्या आएगा +1, ये क्लोरीन +3 है ना, ये क्लोरीन +5 और ये क्लोरीन +7। ये आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। और HCl में क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, HClO4 में 7 बॉन्ड बनाता है ना, 3 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से क्लोरीन की जो रेंज है वो कितनी है -1 to +7। ऐसे ब्रोमीन की भी आ जाएगी, बट ये फ्लोरीन के लिए तो नहीं आएगा, फ्लोरीन के लिए ओनली क्या है -1 है। तो ये पी ब्लॉक के हम थोड़ा सा ऐसा कुछ अरेंज कर सकते हैं कि पी ब्लॉक में ये रेंज आ जाती है। तो जनरली हमें जो कंपाउंड मिलते हैं पी ब्लॉक में, या तो ऑक्सीजन मिलेगा, या फिर हमें नाइट्रोजन मिलेगा, या फिर हमें फॉस्फोरस मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा, या फिर क्लोरीन जैसे कुछ मिल जाते हैं। जैसे सल्फर और फॉस्फोरस के तो आपको बहुत ज्यादा ही मिलते हैं, जैसे आपने ऑक्सी एसिड वगैरह पढ़े होंगे, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ कंपाउंड सबसे ज्यादा हमें पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक में भी, फॉस्फोरस एंड सल्फर के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सल्फर एंड फॉस्फोरस, लिख लीजिए ये वाले। तो ये इतनी चीजें अगर हमें आइडिया है तो हम बाकी के ऑक्सीडेशन नंबर फिर इनकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्रोक्साइड वगैरह तो लिख लिए थे ना, काम में। हाँ तो बोला ना कि ऑक्साइड मानकर क्यों किया, क्योंकि जनरली हमें ऑक्साइड ही मिलते हैं, और ये हमें थोड़ा सा आइडिया है पहले से कि ये क्या है ऑक्साइड। अब मैंने पहले ही बोला था कि आपको पहले से ही पता है कि ये ऑक्साइड है, ये NO कोई ऐसा कोई एक सिंगल। अब देखो जब प्रोक्साइड बनता है तो एटलीस्ट कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, प्रोक्साइड अकेले एटम का प्रोक्साइड थोड़ी है, प्रोक्साइड क्या होता है O2-2। मैंने O माइनस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा प्रोक्साइड में O2-2। अब सिंगल वाले में तो पता ही है कि वो क्या होगा ऑक्साइड ही होगा ना, सिंगल वाले में तो प्रोक्साइड हो ही नहीं सकता। और इतनी थोड़ी हमें
इनऑर्गेनिक से समझ भी है कि ये क्या है, ऑक्साइड ही है। अब इसका आप बताओ, एनओ को नेम, इनके नेम से पता चल जाता है, हमने पढ़ा है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है। ये नाइट्रोजन फैमिली लिख लिया क्या? कौन सा, कौन सा वाला? NaH2PO2। ठीक है, और इन ये भी जब लिखो ना तो इनके बीच में थोड़ा स्पेस रख देना 2 लाइन का, ताकि आप सॉल्यूशन वगैरह लिख सको। नहीं नहीं। हम्म, बस एक क्लास और लगे, दो बैलेंसिंग पढ़ना है एक में तो, और एक में इक्विवेलेंट वाला पार्ट पढ़ना है। बस इक्विवेलेंट आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा उसके क्वेश्चन कर लेंगे, और एक में हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो एक एक चलेगी फिर, है ना।
Fe.94O। हम भी करें इनके कैलकुलेट, सब में वही एक्स मेथड लगा देना आपको कि जो अननोन है उसका फाइंड करना है, अपने को एक्स लिख दो। बाकी आपने चीज देखी इसमें कि जैसे अपने ये 2021 एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमें पता हो। हाँ, पुट Fe.94O। और ये Fe.94O है ना, ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, आपने इसके क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में किया, ये लास्ट ईयर नीट में आया था ना। उसमें निकल का भी है, आयरन का भी ऐसा कंपाउंड है। और ये जो है 14, 15, 16, 17, ये आप उसमें पढ़ते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और वहां पे ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि आपको अगर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, तो फिर आप तभी कर पाओगे जब आपको इसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी। तो चलो करते हैं, इनको साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये नहीं क्या अभी कर, करो आराम से करो। चलो पीएस थ्री में जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, +1 या -1? +1। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या होता है? +1। तो हाइड्रोजन इसमें होगा +1, तो फॉस्फोरस कितना होगा? -3 होगा ना। इसमें हाइड्रोजन होगा +1, ऑक्सीजन होगा -2, तो इसमें फॉस्फोरस क्या आया? +3। का मैच नहीं करे तो बता देना, सॉल्व कर लेंगे। कितना? +1। हाइड्रोजन कितना? +1। ऑक्सीजन कितना? -2। तो इसमें फॉस्फोरस लिखोगे तो कितना आएगा? +1 आ जाएगा। CHCl3, इसमें देखो हाइड्रोजन कितना आएगा? +1, क्योंकि हाइड्रोजन किसके साथ है?
नॉन मेटल के साथ है तो +1, क्लोरीन कितना -1, तो इसमें कार्बन जो आएगा वो कितना आएगा +2 आएगा ना, कार्बन +2, हाइड्रोजन भी +1 तो हो गया +3 और क्लोरीन कितना हो गया -1 इंटू 3 -3। ठीक है, C3O2 में तो इसमें लिखोगे x इंटू कितना 3 प्लस -2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा +4/3, ये आ जाएगा। ये कितना आएगा Na2H2O3, इसमें सोडियम कितना +1, ऑक्सीजन कितना -2, तो इसमें सल्फर लिखोगे तो क्या आएगा +2, ये सल्फर कितना आएगा +2। क्या इस कंपाउंड का नेम बताओगे, Na2H2O3 का नेम बताओगे, Na2H2O3 का क्या नेम है, इधर देखो SO4-2 ये होता है सल्फेट। अब इस सल्फेट में हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, सल्फर से। एक ऑक्सीजन को रिप्लेस किया सल्फर से तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, H2O3, तो ये बनेगा H2O3 और ये क्या आ जाएगा -2। अब जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं सल्फर से तो ये आपने ऑर्गेनिक में नेमिंग वगैरह में कहीं पढ़ा होगा, थायो वर्ड आता है। जैसे आप OH को लिखते हो अल्कोहल तो SH क्या होता है थायो अल्कोहल, आप OR को लिखते हो ईथर तो SR क्या होता है थायो ईथर, पढ़ा ऐसा, यस। तो ये क्या है सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा थायोसल्फेट, तो ये बन जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। और अगर आपने इनऑर्गेनिक में या कहीं टाइट्रेशन वगैरह में पढ़ा हो तो इसको हाइपोनेम भी बोलते हैं, हाइपो पढ़ा होगा कहीं, ठीक है। तो ये नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ना ये आप टाइट्रेशन करते हो तो जब आप वाइवा में होगे एग्जाम में तो वहां पे आपको लैब वाले में पूछा जाता है कि हाइपो में बताओ क्या फॉर्मूला होता है, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्या होता है, तो हाइपो है या इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो इसमें सल्फर क्या आता है +2। इसमें बताओ कितना आएगा, इसमें सल्फर आएगा +5/2 यानी कि 2.5। इसमें आयरन कितना आएगा, आयरन आएगा इसमें +3, इसको ऐसे भी लिख देते हैं ना रोमन में ऐसा, ये आयरन +3 आएगा। इसमें आयरन कितना आएगा, इसमें आयरन आएगा +8/3। इसमें कितना आएगा, ये आएगा, इसको x लिख दो आयरन को, तो x इंटू 0.94 1 इंटू कितना -2 इक्वल्स टू 0, ये लिखोगे। तो इसमें x सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/0.94, या फिर आप लिख सकते हो 200/9, ये वैल्यू कितनी आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना। तो ये ऐसा क्यों आया वैसे अजीब सा ऑक्सीडेशन नंबर या अजीब सा फॉर्मूला, ये आयरन जो है ना वो दो ऑक्साइड दो फॉर्म में मिलता है +2 एंड +3। तो आयरन का एक ऑक्साइड होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक। अगर आपने उनको कुछ परसेंटेज में मिक्स कर दिया तो एक मिक्स ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, एक +2 है एक +3 है, तो एवरेज जो आएगा क्या बिटवीन 2 एंड 3 कुछ वैल्यू आएगी, तो 2 एंड 3 वैल्यू ये कितनी आ गई 2.1 के आसपास कुछ वैल्यू आ गई। और फिर जब आप इसका सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन करते हो तो उसमें हमसे ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में आगे कि इसमें आयरन +2 कितना है और +3 कितना है। ऐसे दो क्वेश्चन है, एक निकिल का है और एक आयरन का है, वो लास्ट ईयर ही आया है उसमें ऐसा क्वेश्चन। तो आप एक का परसेंटेज लिख लेते हो x और फिर दूसरे का 100 - x, याद है कुछ ऐसा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। कौन सा 10, ये तो बता रहा हूं। देखो सेम वही है, अगर मैं आपको ऐसा लिखता FeO तो कैसे लिखते, आयरन का x लिखते। अब आयरन का मैंने कितना लिखा x, अब इसमें कितना आयरन है 0.94, अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या लिखते ×2, 1 होता तो कितना लिखते ×1, तो ये कितना है 0.94 प्लस ऑक्सीजन कितना 1 और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इक्वल्स टू, इसको x लिखोगे तो क्या आएगा 2/0.94, ठीक है। अब ये जो है KMnO4 इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम है, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। कई बार ये इतना भी दे देता है MnO4- इतना लिख कर दे देगा, तो ये हो गया पर मैग्नेट आयन। तो इसमें जो Mn आएगा वो कौन सी स्टेट में आएगा +7 में आएगा, ये तो आपको याद ही रहना चाहिए विदने। ये जो है ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या इतना लिख देगा Cr2O7-2, तो ये इसमें क्रोमियम क्या आएगा +6, ठीक है। ये क्या है ऑक्जेलिक एसिड COOH, तो ये फॉर्मूला बनता है। या फिर इसको कभी कभी ऐसा लिख देता है C2O4-2, तो इसमें कार्बन कौन सी स्टेट में आया +3, ऑक्जेलिक में कितना आएगा कार्बन +3, इसमें कितना आएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम
फेरिसाइनाइड या फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड +2 आएगा ना, तो इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कैसे आया? पोटेशियम कितना +1, तो क्या लिखोगे +1 × 4। आयरन कितना x इंटू कितना 1। अब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरे पे चार्ज कितना है -1, तो ये साइनाइड आयन है -1 और ऐसा कितना है 6 और इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो +2। ठीक है, अब ये कार्बोनिल, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है ना, तो CO पे 0 है तो निकिल पे भी क्या आएगा 0। और ये तो इनऑर्गेनिक वालों का बहुत फेमस कंपाउंड है NiCO4, ये नीट में हर दूसरे साल रिपीट होता है, कभी इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, कभी इसका स्ट्रक्चर पूछेगा। क्या होता है, याद ही रट ही लो इसको, तो ये दो तो है ना, तो इसमें sp3 होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये दो कंपाउंड है, एक तीसरा और इनका साथी है NiCN4-2 भी है, तो ये तीन का तो हर बार कभी ना कभी तीनों में से कोई ना कोई आपको मिल ही जाता। इसमें निकिल क्या आएगा, Cl कैसा लिगेंड है -1, तो इसमें निकिल पे क्या आएगा +2 आएगा। ठीक है, इसमें अमोनिया भी कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल है, अमोनिया H2O ये सब न्यूट्रल लिगेंड है ना, CO NO ये वाले। तो अब इसमें ये तो चार्ज 0 है, तो सल्फेट पे कितना है -2, तो कॉपर पे कितना आएगा +2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सल्फर पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा +8, इसमें सल्फर पे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा +7। और हमें पता है कि सल्फर की जो रेंज है -2 टू +6, तो इसका मतलब ये +7 +8 पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, इसका कैलकुलेट करेंगे। अब हमें थोड़ा लग गया कि यहाँ पे फिर थोड़ी गड़बड़ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, N3H इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड, नेम याद रखना। ये H कितना होगा +1, तो ये बनेगा N3-, N3- है तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा -1/C हो जाएगा। CaOCl2 ये क्या है, CaOCl2 इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब इसमें आपने क्लोरीन का कैलकुलेट किया तो कितना होगा 0। अब इसमें क्लोरीन का 0 आया ना, वो कैसा है इसकी थोड़ी सी देखो इधर। इस ब्लीचिंग पाउडर का भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें जो कैटाइन है वो क्या है कैल्शियम +2, और इसमें जो एनाइन होंगे ना वो एक तो होगा Cl- और एक एनाइन होगा OCl-। अब इसमें जो ये वाला क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन कौन सी स्टेट में है -1, और ये वाला क्लोरीन कौन सा है +1। तो इसमें दो तरीके के क्लोरीन है, एक है -1 और दूसरा है +1 है। तो अगर आपको कई बार ऐसा पूछ लेता है कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन क्या है, तो दो क्लोरीन है, एक +1 और एक -1। अब आपने जब इसको x से कैलकुलेट किया होगा तो 0 आ गया होगा। तो इसका मतलब जब भी हम x मेथड से फाइंड करते हैं तो जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो क्या आता है एवरेज। वो कैसा आता है एवरेज। जहां जहां भी आपने ये x से लिखा होगा, जैसे आपने ये लिखा, अब इसमें कितने कार्बन है 3, अब आपने एक कार्बन का कितना लिया x और 3 का कितना लिख दिया 3x, इसका मतलब हमने तीनों का क्या मान लिया सेम मान लिया। तो सेम मान लिया तो मतलब हमने उसका x क्या ले लिया एवरेज ले लिया। तो अब जरूरी नहीं है कि सबका क्या हो सेम ही हो, डिफरेंट हो सकता है। जैसे इसमें दो आपने सल्फर का निकाला कितना +2, इसमें कितने सल्फर थे 2, तो आपने दोनों का कितना लिख दिया x और आपने इसको क्या लिख दिया 2x, तो इसका +2 जो आया वो क्या आया। अब ऐसा हो सकता है कि +2 किसी का भी ना हो, एक का +4 और एक का क्या हो जाए 0, तो फिर एवरेज कितना आ जाएगा +2। तो जब जब भी ऐसे मल्टीपल एटम्स आते हैं ना, तो ये जो आप लिखते हो ये क्या होता है एवरेज होता है ना। तो इस एक्स मेथड से एवरेज ही आता है, तो आपने इसका लिख दिया एवरेज आ गया। अब ऐसा ही एक और लिखता हूं, जैसे मान लो आपने ये लिख दिया कि NH4 अमोनियम नाइट्रेट लिख दिया। अब अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का पूछा, तो अब देखो इसमें अगर आप नाइट्रोजन का कैलकुलेट करोगे ना एक्स मेथड से तो +1 आएगा। कितना आएगा +1। अब एक्चुअल में वो +1 कैसे आएगा, इन दोनों नाइट्रोजन का अलग अलग आएगा, मैंने दोनों अंडरलाइन कर दिए। तो ये एक तो बनेगा NH4+ और एक बनेगा NO3-। अब ये वाला नाइट्रोजन कौन सा है, किया था ये वाला -3 और ये नाइट्रोजन +5। अब इसका एवरेज लिखोगे तो कितना आएगा -3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा +1। अब इसका x मेथड से ऐसे करके देखना, x लिखना और फिर ये 2x ऐसा करके देखना, तो क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, एक -3 और एक
+5 है। अब वो हमें एवरेज कैलकुलेट करना है या इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, वो क्वेश्चन अपने को खुद ही बता देगा। मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया और इस एटम को अंडरलाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या पूछना चाहता है? इंडिविजुअल पूछना चाहता है। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि Na2H2O3 में सल्फर बताओ कितना है, तो आपने कितना लिख दिया? +2। तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता था? एक एवरेज पूछना चाहता था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देखकर पता चल जाता है कि वो इंडिविजुअल पूछना चाहता है या एवरेज। अब ये जो हमने एक्स मेथड लिखा है ना, ये इससे फाइंड करना ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो गई? एक तो ये है कि ये वाला सही नहीं दे रहा है ना, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये कैलकुलेट करता है वो क्या करता है? एवरेज कैलकुलेट करता है। तो अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है या इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरी चीज, ये आपको पता चली गया होगा किसमें गड़बड़ क्यों है? क्योंकि हमने ऑक्सीजन क्या ले लिया? -2। अब पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन -2 ना हो, प्रोक्साइड भी हो सकता है, कुछ सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है, पर वो कैसे पता चलेगा हमें? स्ट्रक्चर बनाकर। वो हमें कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप इन पे ऐसे क्रॉस लगा देना, बाकी फिर हम स्ट्रक्चर से नेक्स्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। है ना, अब इसमें से कुछ कुछ कॉमन है जो बहुत फ्रीक्वेंट है, आपको विद नेम याद रखने हैं। एक तो KMnO4, K2Cr2O7 विद नेम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पर मैग्नेट आयन, या फिर पोटेशियम पर मैग्नेट, ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर। ये कुछ 3-4 ऐसे हैं जो आपको नेम पता होना चाहिए। सोडियम थायोसल्फेट, ये वाले। ठीक है, अब आप मॉड्यूल में काम करना कि अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट है ना, इसके एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 37 कुछ होंगे, तो ये कर लेना। और उसके बाद थोड़ा टाइम पास आप बिगिनर बॉक्स 1 में भी कर लेना, उसमें भी ये ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे कि MnO4 Na2H2O3 ऐसे कुछ मिलेंगे। ठीक है, और ये कर लेना, और वो भी कर लेना, सॉल्व एग्जाम्पल होंगे 5-7, उसमें वो कर लेना। संडे कल क्या करोगे, है ना? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लिखो। हाइड्रोजोइक एसिड, है ना, ये N3- आयन तो आपने पढ़ा भी होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना। जो N पे -3 होता है वो होता है नाइट्राइड आयन, और ये होता है एजाइल। N3- होता है एजाइल। चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हेडिंग है कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो हमें उसके में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करें। अब मैं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको कोई सा भी स्ट्रक्चर मिलेगा, आप उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी हम मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसमें जो एटम्स होंगे उनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पे दो तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं। क्या बॉन्ड हो सकते हैं? एक तो कि सेम टाइप के एटम में बॉन्ड आ जाए। सेम टाइप के मतलब, जैसे मान लो आपने एक कोई एटम लिया क्लोरीन और दूसरा भी क्या लिया? क्लोरीन,
तो वो बॉन्ड किस में हो गया? क्लोरीन क्लोरीन में। एक ऐसा हो सकता है कि हेट्रोजीनियस एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, कि मान लो आपने एक लिया नाइट्रोजन और दूसरा लिया क्लोरीन, इन दोनों के बीच का कुछ ऐसा बॉन्ड है। तो ये दो तरीके के केस बनते हैं। तो पहले हम होमो एटॉमिक बॉन्ड वाला केस ले लेते हैं, कि मान लो आपने केस 1 ऐसा कुछ ले लिया कि जिसमें जो बॉन्ड है ना वो सेम टाइप के एटम्स में है। तो सेम टाइप के एटम के बॉन्ड मतलब आपने ऐसा ले लिया कि ए और ए ये दो एटम थे, इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अब दोनों एटम एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, ना लेफ्ट ना राइट। तो फिर इस केस में किसी पे भी कोई पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा। तो इस केस में इस ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या आएगा? 0। और इस वाले ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो भी क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपने Cl2 में क्लोरीन क्लोरीन ये दो, तो इसमें इस वाले क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? 0। और इस वाले का भी क्या है? 0। ठीक है। दूसरा क्या केस हो सकता है कि ए और ए एटम में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। बट दोनों एटम इस बार भी कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। तो इस बार बताओ इस वाले ए पे क्या आएगा? क्योंकि इस बार भी डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिटी का? 0 है। तो इस वाले ए पे भी क्या आएगा? 0। और इस वाले ए पे भी क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। जैसे मान लो आपने O2 मॉलिक्यूल ले लिया, अब O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? 0। और इस वाले ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। ट्रिपल बॉन्ड भी तो हो सकता है, यस है ना। आपने मान लो ए ट्रिपल बॉन्ड ए ऐसा ले लिया, तो बताओ क्या आएगा? फिर इस वाले का भी 0 और इसका भी 0। मान लो आपने नाइट्रोजन गैस ले ली है ना ऐसे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो फिर इसमें इस नाइट्रोजन का भी क्या है? 0। और इस नाइट्रोजन का भी क्या है? 0। तो अगर मान लो एटम आइडेंटिकल हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो उस केस में दोनों एटम पे क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरा जो मुद्दा है अपने पास वो ये है कि दोनों हेट्रो एटॉमिक कुछ बॉन्ड है, दो अलग अलग टाइप के एटम हैं। अब अगर दोनों एटम डिफरेंट हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो एक पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे आएगा नेगेटिव। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव, और जिसकी कम होगी वो पॉजिटिव। अब हम मान लेते हैं कि दो एटम है ए एंड बी, और लेट से आपने लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ऐसा आपने ले लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो यहां पे क्या होगा देखते हैं कि अगर मान लो आपने बोला कि ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ए और बी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट रहेगा? ए की तरफ। अब ए पे आएगा नेगेटिव और बी पे आएगा पॉजिटिव। अब ए पे नेगेटिव और बी पे पॉजिटिव, बट इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है? सिंगल। तो ए पे क्या आना चाहिए? -1। इस पे कितना आएगा? -1। और इस पे -1 है तो बी पे कितना आ जाएगा? +1। सिंपल है कि जैसे आपने HCl लिया मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर रहेगा? Cl की तरफ। तो Cl पे कितना? -1। तो H पे कितना? +1। ऐसा तो सिंगल बॉन्ड से कितना होगा? +1 एंड -1। अगर मान लो डबल बॉन्ड होता तो एक पे आता -2 तो दूसरे पे कितना आता? +2 आता। मान लो अपने पास कुछ ऐसा केस आ गया ए डबल बॉन्ड बी, तो ए डबल बॉन्ड बी है, तो ए और बी में डबल बॉन्ड है, तो ए पे नेगेटिव आता है, बट दो बॉन्ड से आएगा तो कितना आएगा? -2। तो बी पे कितना आ जाएगा? +2। अगर मान लो ए और बी में ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो, है ना, तो ए पे आएगा -3 और बी पे आएगा +3। ये आ सकता है। अब जो हमने केस देखे इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या? देखो ये केस थे कि जब एटम कैसे थे? आइडेंटिटी सिमिलर थे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिटी का डिफरेंस 0 है, तो दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर 0। या फिर एटम डिफरेंट होंगे तो या तो सिंगल बॉन्ड होगा तो +1 -1, डबल बॉन्ड हुआ तो +2 -2, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो +3 -3। अब तीसरा केस इसमें ये बन सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपने पढ़ा होगा। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला अगर केस बनता है तो क्या होगा देखते हैं। केस 3 अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उसमें एक डोनर होता है और दूसरा एक्सेप्टर। मान लो इसमें दो केस बन सकते हैं कि एक तो ये हो कि ए डोनर हो और बी एक्सेप्टर हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि बी डोनर और ए एक्सेप्टर।
तो चलो अपन ऐसा ले लेते हैं केस किसमें बी एटम जो है ना वो डोनर है और ए एटम जो है वो क्या है, एक्सेप्टर है। ये ए और बी में ऐसा कुछ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब अगर ए ने एक लोन बी ने एक लोन पेयर दिया ए को, बी ने एक लोन पेयर ट्रांसफर कर दिया ए को, तो एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो बी पे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, और ए पे क्या आना चाहिए, -2। तो इस केस में बी पे आएगा +2 और ए पे क्या आ जाएगा, -2 ये आ जाएगा। अब एक केस और हो सकता है इसमें, वो क्या हो सकता है कि ए डोनर हो और बी एक्सेप्टर हो, मतलब ए अपना लोन पे डोनेट करे किसको, बी को, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करे किसको, लेस इलेक्ट्रॉन। कैसा हो सकता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करे, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ऐसा आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा ही है कि जैसे नाइट्रोजन अमोनिया एक लिगेंड है, तो उसमें नाइट्रोजन डोनेट करता है किसको, किसी मेटल को डोनेट करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है किसको, कार्बन को। तो हो सकता है ऐसा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करे, डोनेट करता है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे बोल दिया कि इस बार डोनर कौन है, ए है, तो इस बार डोनर ए था, तो देखते हैं क्या होगा। पहले इसका एक याद रखने का तरीका देख लो, फिर इसको लॉजिक से भी बता दूंगा कि क्या है। अब इसमें देखो ए है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ए है यहां पे डोनर। अगर ए डोनर है तो ए पे क्या आना चाहिए, +2, ए पे क्या आना चाहिए, +2, और बी पे क्या आना चाहिए, -2। लेकिन ए है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस लॉजिक से इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, और इस पे आ क्या रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब इस पे पॉजिटिव भी आना चाहिए एक लॉजिक से, और दूसरे पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो आप ऐसे याद रख लो कि जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो तो उस केस में ए पे भी क्या आएगा, 0, और बी पे भी क्या आएगा, 0। दोबारा देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर है, तो अगर डोनर है तो ए पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, डोनर है तो ए पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन ए को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इस पे नेगेटिव भी नहीं आ सकता क्योंकि ये डोनर है, तो ए पे पॉजिटिव भी नहीं आ सकता क्योंकि ए को डाइजेस्ट नहीं हो रही ये बात, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव इस पे आ नहीं सकता क्योंकि ये डोनर है। तो फिर इस पे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या, 0। अगर इस पे 0 है तो इस पे भी 0 है। अब ये ऐसे आया क्यों, उसका लॉजिक देख लो, बाकी इसमें इतनी डेप्थ में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है आपको। तो आप तो ये याद रखना कि जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर होगा तो डोनर पे भी 0 और एक्सेप्टर पे भी 0। ऐसा क्यों आया, आपने जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में ब्रेक किया होगा तो कैसे ब्रेक करते हो बताओगे। आपने ये इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करते हैं तो डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1, ऐसा लिखते हैं क्या। अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक किया तो डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1, ऐसा लिख देते हैं। अब क्या ये केस वैसा बन गया उधर वाला, अब सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की, तो ए पे क्या आना चाहिए, -1, और बी पे क्या आना चाहिए, +1। अब बी पे टोटल बताओ क्या आ गया, 0, और ए पे क्या हो गया, 0। लॉजिक इसका ये था, बट आप याद रखने का तरीका ये सोच लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर है तो डोनर पे भी 0 और एक्सेप्टर पे। अगर इतनी चीजें हमें पता है तो फिर अपने को दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाए और फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा से और स्ट्रक्चर हम लेंगे। कि पहला लेट से आपने एक स्ट्रक्चर मान लो H2O मॉलिक्यूल ले लिया, अब इसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो H2O का जो स्ट्रक्चर है क्या कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ये है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड हाइड्रोजन पे कितना आना चाहिए, तो हाइड्रोजन पे +1, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड है तो इस पे क्या आएगा, +1, तो ऑक्सीजन पे कितना, -1। अब इस बॉन्ड से देखो, हाइड्रोजन पे कितना, +1, तो ऑक्सीजन पे कितना, -। अब ऑक्सीजन पे टोटल कितना हो गया। आप अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर एटम का पूछा जाए ऑक्सीजन का, तो आप देखते हैं इधर से भी -1 और इधर से भी माइनस, क्योंकि ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड, तो कितना हो गया, -2। हाइड्रोजन पे कितना, +1, और उस वाले हाइड्रोजन पे भी +1, ठीक है। और देख लेते हैं कि जैसे मान लो आपने एक लिया मॉलिक्यूल H2SO4, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं सारे एटम्स का ही, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का। तो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, S डबल बॉन्ड O OH OH, यही आता है, यस। अब इसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में ये कैसा है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -2, तो सल्फर पे
+2, ये ऑक्सीजन और सल्फर में डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे -2, तो सल्फर पे +2, ये ऑक्सीजन और सल्फर में सिंगल बॉन्ड, तो सल्फर पे +1, सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस वाले से सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1, तो ये सल्फर कंप्लीट हो गया, ये कितना आ गया +6, ये ऑक्सीजन इधर से -1, इधर से भी -1, ये ऑक्सीजन क्या हो गया -2, ये ऑक्सीजन क्या हो गया माइनस, ये हाइड्रोजन क्या होगा +1, ये हाइड्रोजन भी क्या होगा। अब बताओ, अब ये ऑक्सीजन तो जो थे H2SO4 में, ये क्या है, ऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है या प्रोक्साइड है, -2 है, तो इसका ये सारे क्या है ऑक्साइड है। प्रोक्साइड होता तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसा आता बीच में, या ठीक है। अब जो हमने दो मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनमें हमने कैलकुलेट किया था और सल्फर का कुछ गड़बड़ आया था ना, उन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनमें कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसे आपने एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल लिया था H2SO5, अब इस H2SO5 में सल्फर का हमें कैलकुलेट करना था, तो एक्चुअल में वो आई थी जो वैल्यू कितनी थी +8, हमें पता है ये पॉसिबल नहीं है। हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो H2SO5 का स्ट्रक्चर लगभग H2SO4 जैसा है, बस इसमें एक ऑक्सीजन क्या है एक्स्ट्रा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का आता है, बस हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इस फॉर्म मेथड के लिए। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है कुछ ये आता है, ये आ जाए। अब इसमें सल्फर देखते हैं कितना आएगा। सल्फर देखो इधर से कितना +2, इस वाले से भी +2, ये वाला +1 और ये वाला +1, तो सल्फर कितना हो गया +6, तो सल्फर इसमें +8 नहीं है। अब इसमें क्या ये बॉन्ड प्रोक्साइड बॉन्ड है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये क्या है प्रोक्साइड, तो ये ऑक्सीजन कौन से आएंगे -1, ये ऑक्सीजन भी क्या आएगा -1, ये ऑक्सीजन भी माइनस, कैसे आया -1 देखो, ये ऑक्सीजन इधर से क्या आएगा -1, क्या इधर से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इधर तो केस क्या है ये वाला, तो 0 आएगा। ये ऑक्सीजन इधर से कितना -1 और इधर से 0, तो ये ऑक्सीजन -1 और ये ऑक्सीजन भी -1, ये आ जाता है। और बाकी तो पता ही है, ये ऑक्सीजन क्या आएगा -2, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन भी -2, हाइड्रोजन कितना +1 और ये हाइड्रोजन कितना +1। अब एक चीज बताऊं कि जो हमने H2SO5 का एक्स मेथड से फाइंड किया था, वो मेथड गलत था या हमारी कुछ कमी थी, वो मेथड सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कमी ये थी कि हमने उसमें सारे ऑक्सीजन कितने ले लिए थे -2 × 5 कर दिया था, बट इसमें एक्चुअल में 3 ही ऑक्सीजन क्या है -2 और 2 ऑक्सीजन क्या है -1। अब आप एक्स से करके देखोगे तो क्या सही आएगा, यस, लेकिन इतना करना है तो फिर हमें पता ही है, तो ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर ही बना लेंगे, ठीक है। एक और था अपने पास इसी से मिलता जुलता मॉलिक्यूल, वो क्या था H2H2O8, इसमें कितना आया था +7, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर आया था, इसका जो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था SOOS डबल बॉन्ड O, ये इसका कुछ स्ट्रक्चर आता है H2H2O8 का। अब इसमें क्या इसमें कोई प्रोक्साइड बॉन्ड है, यस, क्या ये वाला बॉन्ड प्रोक्साइड बॉन्ड है, यस, तो ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन -1। अब इसमें ये वाला सल्फर कितना आएगा बताओ +2 +2 +1 +1 कितना हो जाएगा +6 और ये वाला +6। अब इसमें टोटल कितने ऑक्सीजन है 8, आउट ऑफ 8 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन है -2 और 2 ऑक्सीजन है -1, बीच वाले जो प्रोक्साइड बॉन्ड वाले। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं, कुछ हम स्ट्रक्चर और भी बना लेंगे। अब ये ना एक कई बार इनऑर्गेनिक में आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे आपके एग्जाम में या कहीं ना कहीं मिलते हैं आपको, कि आपको कुछ एसिड के फॉर्मूला लिख देते हैं, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, 3-4 कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर उसमें पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड कंटेन ऑक्सीन ऑक्सीन बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो ऑक्सीन ऑक्सीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया प्रोक्साइड बॉन्ड। तो उसके लिए या तो आपके पास एक मेथड है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाओ और स्ट्रक्चर बना के पता कर लो कि किसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। दूसरा एक और तरीका है, क्या तरीका है, आप सिंपल उसका जो भी फॉर्मूला दिया है उसमें एक्स मेथड लगाकर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था +7 +8 आया था। सिंपल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि ऑक्साइड है प्रोक्साइड है, सारे ऑक्साइड लेके सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना। अगर वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आता है तो उसमें कंफर्म है कि उसमें क्या है प्रोक्साइड बॉन्ड है। अगर +6 या उससे कम आता है तो ये कंफर्म है कि उसमें प्रोक्साइड बॉन्ड नहीं हो ही नहीं सकता। तो +6 से ज्यादा आएगा तभी उसमें क्या होगा
प्रोक्साइड बॉन्ड। अगर +6 से कम आता है तो इसका उसमें प्रोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा। तो ये आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। तो या तो आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से पता करो, या फिर आप इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि किसमें प्रोक्साइड बॉन्ड है या नहीं है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बाईपास कर सकते हो। तो आप लिखो इसको पहले पूरा इधर से। ये ऐसे किया था ना कि जब आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में ब्रेक करते हो तो डोनर पे लगाते हो +1 और इस पे लगाते हो -1। फिर तो यही है, ए और बी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ए की। तो ए पे क्या आएगा? -1। बी पे क्या आएगा? +1। तो इस पे टोटल कितना हो गया? 0। और ये कितना हो गया? 0। हाँ, सल्फर वाले में लगा सकते हैं ऐसा। हम्म। और देखो जैसे इसमें 2 सल्फर थे, एक सल्फर का कितना? +6, दूसरे का भी कितना? +6। तो एवरेज भी कितना आएगा? +6 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको ये इतने लॉजिक पता है ना तो फिर, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको पता है, तो फिर आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट लिख लिया क्या आपने? इधर मैं कुछ और स्ट्रक्चर बना देता हूँ तब तक। देखो जैसे ये अपने लिखा था H2S4O6 है ना, तो इसमें सल्फर का कितना आया था? 2.5। अब बताओ इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है? 2.5 है। तो प्रोक्साइड तो तभी होता है जब 6 से ज्यादा होता है। इसका मतलब इसमें प्रोक्साइड बॉन्ड नहीं है। तो हमें स्ट्रक्चर बनाने में भी थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आप इसमें ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कैलकुलेट करके बताएंगे स्ट्रक्चर से। ये आता है इसका।
यहाँ पे हाँ सिंगल ही तो है। हाँ भाई इसमें बताओ क्या आएगा सल्फर। ये वाला सल्फर देखो, ये वाला सल्फर +2 +2 +1 कितना हो गया प्लस। ये वाला सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इधर से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये सल्फर कौन सी स्टेट में आएगा +5। ये वाला सल्फर 0, ये वाला सल्फर 0 और ये वाला सल्फर +5 है ना। ऐसा स्टेटमेंट बोल देगा कि H2S4O6 में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम, 2 टाइप के सल्फर एटम है, कौन से, एक तो 0 वाले और एक +5 वाले। या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन दिस कंपाउंड देयर आर 2 सल्फर इन +5 स्टेट, कुछ ऐसा स्टेटमेंट कुछ भी पूछ ले। अब बताओ अगर यहां से हम सल्फर का एवरेज कैलकुलेट करें तो बताओ कितना आएगा, +5 +0 +0 +5 डिवाइडेड बाई 4, क्या यही आएगा, यस। तो ये एवरेज कितना आ गया 2.5। क्या हमने 2.5 ही कैलकुलेट किया था, यस। अगर हमें इंडिविजुअल एटम का कैलकुलेट करना है फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना। अब इसमें देखो C3O2 में क्या हमने कार्बन का +4/3 कैलकुलेट किया था, यस +4/3 था, लेकिन इसका इंडिविजुअल देखते हैं तो ये वाला ऑक्सीजन कितना होगा -2, ये कार्बन +2, ये ऑक्सीजन -2, ये कार्बन +2, सेंटर वाला कार्बन 0। अब इसमें देखो अगर आप देखोगे तो एवरेज अगर कार्बन का लिखें तो कितना आएगा +2 +0 +2 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया +4/3। तो जब हम एक्स मेथड से फाइंड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, एवरेज आती है। तो अब एक्चुअल में 4/3 में कोई भी कार्बन नहीं है, इसमें हमने 2.5 लिखा, तो 2.5 में कोई भी सल्फर नहीं है, कितना है 2 +5 में और 2 क्या है 0 में। इसमें फॉस्फोरस कितना आएगा, देखो इधर से कितना +2 +1 +1 +1, तो ये फॉस्फोरस कितना आ गया +5। ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे -2, हाइड्रोजन कितने +1। अब आपको कितने भी स्ट्रक्चर हैं आप घर पे जाके कुछ और 10-5 स्ट्रक्चर अपने प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएंगे, है ना। एक और फेमस सा एक कंपाउंड आता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई जगह आपको मिल जाएगा, वो है CrO5, है ना। इसमें क्रोमियम लिखोगे वैसे कैलकुलेट करोगे तो +10 आएगा, नहीं है। फिर इसका स्ट्रक्चर आप जानते हो, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जो काम का नहीं है वो आपको सब याद है ना। हाँ ये आता है कुछ इसका ना, ये वाला। तो इसमें क्रोमियम लिखोगे तो कितना +1 +1 +1 +1 और ये वाला +2, तो ये क्रोमियम कौन सी स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर से किसी भी एलिमेंट का किसी भी एटम का उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं। अब खूब सारे आपके पास स्ट्रक्चर हैं, उनमें किसी में आप 10-5 में प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएंगे। हमें लिख लिया सबने, चलो फिर लिख लो, इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये वाला पार्ट अपना ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके एक्सरसाइज 1 में तो मैंने बता ही दिया है, तो आप सारे क्वेश्चन इसके जितने भी हो वो कर लेना। 1 to 37 है, बिगिनर बॉक्स 1 है और
एग्जाम्पल्स हैं कुछ। थैंक यू।
गुड इवनिंग, बैठो।